हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। यह है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का खास बात क्या है कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी है सबका। यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको पता है प्लानिंग आता है, प्लानिंग एक अलग से चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अलग चैप्टर है, स्टाफिंग अलग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सबका सेपरेट चैप्टर्स आपका सीबीएसई डिसाइड किया है आपके कैरिकुलम में। तो अभी जो है हम लोग एक छोटा सा झलक देखेंगे कि आखिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एंड इसको डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। यानी कि जब हम लोग प्लानिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में व्हाट द प्लानिंग इज, है ना। तो हम आपसे पहले ही डिस्कस किए हैं कि अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो दो चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दो चीज एकदम कॉमन होता है। एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा मैनेजर्स। तो मैनेजर्स जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, राइट। और मैनेजमेंट कभी भी कोई भी काम करता है तो एक प्रोसेस में काम करता है, और उस प्रोसेस को हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आखिर प्लानिंग क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे लाइटली, और डीपली हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई भी काम आपको दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसको कंप्लीट करने के लिए आप एक प्रॉपर प्लान जरूर बनाएंगे। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता होगा कि अगर आप दिन में, आपका मान लीजिए सब एग्जाम का टाइम आ गया और आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं एक रूटीन तैयार कर लेते हैं कि चलो इस तरीके से रोड मैप बना ले रहे हैं, प्लानिंग कर ले रहे हैं और ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। पर अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं कर रखा है तो प्रॉब्लम क्या होता होगा कि आप जब पढ़ने बैठते होगे तो डिसीजन नहीं ले पाते होगे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, अकाउंट्स पहले पढ़े या बिजनेस स्टडी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश या फिर फिजिकल व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी काम को अचीव, गोल को एग्जीक्यूट करने में, अचीव करने में, वर्क को एक्म्प्लिश करने में। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं और आपके बुक का कंटेंट देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आगे है। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको पता है कि बिजनेस स्टडी में हर टॉपिक का कीवर्ड देता है, कीवर्ड, है ना। तो हम ये टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपके बुक में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उससे कवर करने वाले हैं। ये जो कीवर्ड आपको दिख रहा है आपके सामने, इससे हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा और इजीली आपका सब कुछ कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड की बात करें, सबसे पहला आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग। कभी भी आप कोई भी काम करते हो तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर प्लान बनाने से क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। एक अगर आप प्लानिंग बनाकर काम कर रहे हो तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। मतलब प्लानिंग ये बताता है कि आप आगे कहाँ पहुंचना चाहते हैं। प्लानिंग ये भी बताता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन, कौन करेगा इस काम को, कैसे किया जाएगा। तो प्लानिंग, जब किसी भी काम का जब आप प्लानिंग करते हैं तो सिंपल सा फंडा है, आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, क्या करना है, कौन इसको करेगा और कैसे ये काम किया जाए, ठीक है। तो उसी को, तो अगर बात करें हम लोग प्लानिंग की,
तो प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये भाई प्राइमरी फंक्शन है आपका। प्राइमरी फंक्शन कहने का मतलब सबसे पहला काम है जो मैनेजर को एक परफॉर्म करना पड़ता है। प्राइमरी फंक्शन मतलब फर्स्ट थिंग विच अ मैनेजर डू ऑलवेज मैनेजिंग हिज बिजनेस। ठीक है, तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि प्लानिंग के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। कोई भी काम करिएगा, कोई भी आप काम करिएगा तो प्लानिंग के आधार ही काम करेंगे। तो जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम करने के लिए क्या प्लानिंग किया गया है उसके हिसाब से काम किया जाता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। इसलिए प्लानिंग को बेस फॉर ऑल फंक्शन किया जाता है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसको फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसलिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लानिंग आ रहा है और इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और चॉइस। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग और चॉइस होता है। कैसे सर, जैसे मान लीजिए हमको सेल बढ़ाना है 10% से, मेरी कंपनी का सेल इंक्रीज करना है बाई 10%। तो सेल बढ़ाने का कई ऑप्शन है, प्राइस रिड्यूस, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दीजिए, बाय वन गेट वन फ्री कर दीजिए, सेल हो जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत सारा है मगर उसमें से कोई एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और चॉइस, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है। जैसे आपको गोवा जाना है घूमने, तो बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। मगर प्लानिंग आप जब करेंगे अदर अदर ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन आप चूज करोगे। तो इसलिए कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और चॉइस। आप चॉइस सेलेक्ट करते हो, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सूटेड है आप उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, अब जैसे कि आप मान लीजिए बहुत अच्छा प्लान बना लिए, एक रोड मैप डिसाइड कर लिए कि क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, व्हाई इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन, सब कुछ डिसीजन ले लिए, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू रीच, सब डिस्कशन हो गया। अब भाई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज का जरूरत है, रॉ मटेरियल का जरूरत है, एक स्ट्रक्चर का जरूरत है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप का जरूरत है। तो कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर के वाइज काम किया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज काम किया जाता है मतलब कोई सुपीरियर होगा, कोई उसके नीचे अंडर में काम करेगा, उसके नीचे अंडर में कोई काम करेगा। तो सिंपली कहने का मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो सेकेंड स्टेप है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज का जो जरूरत है वो रिसोर्सेज अरेंज करना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनाना, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन मैनेजर होगा, कौन गाइडलाइन देगा, कौन फॉलो करेगा। अगर ये डिसाइड नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, इसका करके डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि भाई प्लान जो किए हैं उस प्लान के मुताबिक कौन से काम को करना पड़ेगा। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे मतलब अलग अलग टास्क को आइडेंटिफाई करके ग्रुप करेंगे। जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे और परचेज से रिलेटेड टास्क परचेज डिपार्टमेंट में, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे और सेल से रिलेटेड टास्क, मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड टास्क सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप किसी को अथॉरिटी दी, अथॉरिटी मतलब होता है पावर, आप किसी को अगर आप पावर दिए हैं तो पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। अगर मान लीजिए मुझे पावर है कि मैं आपको पढ़ाऊं बिजनेस स्टडी, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है
कि हम समय रहते बच्चों को अच्छे से समझा दें और समय रहते सिलेबस कंप्लीट भी कराएं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसका कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अगर आपको पावर दे दिया गया और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया तो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, काम करने के लिए बोल दिया गया मगर पावर नहीं दिया गया, जैसे घर में आपकी मम्मी आपको बोली कि बेटे जाओ सब्जी लेकर आओ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मगर आपको पैसा दी ही नहीं आपकी मम्मी, तो फिर प्रॉब्लम है ना। और पैसा क्या है, पावर है यहाँ पर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिल गया मगर पावर नहीं मिला तो भी दिक्कत है। और पावर मिल गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला, जैसे पैसा आपको बहुत मिल रहा है घर से, मगर क्या कर रहे हो उस पैसे का उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जा रहा, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, बिगड़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना, जैसा आपको हम बोले परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, है ना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली कंडक्ट होगा। ठीक है, स्मूथली काम होगा। असाइनिंग ड्यूटीज, वर्कर का क्या रहेगा, सुपरवाइजर का क्या काम रहेगा, क्लर्क का क्या काम है, मैनेजर का क्या काम है, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या काम रहेगा, किनका किनके अंडर में कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्रिएट करना। अब देखो स्ट्रक्चर कहने का मतलब, जैसे एक मैनेजर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में 3 मैनेजर हैं और इस मैनेजर के अंडर में अलग अलग इम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए इस इम्प्लॉय के अंडर में भी 2 इम्प्लॉय काम कर रहा है और इस इम्प्लॉय के अंडर में भी 2 इम्प्लॉय काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। और ये बता रहा है कि भाई कौन किसके अंडर में वर्क कर रहा है। मेन हेड कौन है, मेन हेड यहाँ पे हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद ये 3 मैनेजर जो है वो आपका हेड हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे स्कूल की बात करें तो सबसे ऊपर है डायरेक्टर सर, सेक्रेटरी सर, उसके बाद है प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर इंचार्ज, फिर क्लास टीचर, फिर टीचर, उसके बाद आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो है ना, और लास्ट में स्टूडेंट्स आते हैं। हालांकि स्टूडेंट पे ही सब कुछ चलता है मगर लास्ट में स्टूडेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब देखो सिंपल सा बात है, स्ट्रक्चर क्रिएटेड है ही नहीं। प्रिंसिपल कौन है पता ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल कौन है पता ही नहीं है, टीचर इंचार्ज कौन है नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नहीं पता। तो प्रॉब्लम है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको कौन से काम के लिए किन से मिलना। आपको बिजनेस स्टडी का कोई डिफाइंड टीचर ही नहीं है, अकाउंटेंसी का कोई डिफाइंड टीचर नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना। फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे बच्चा मतलब है दायरा, दायरा मतलब लिमिटेशन। जैसे आपको मान लीजिए आप सेल्स मैनेजर है, आप सेल्स मैनेजर हैं, तो सेल्स मैनेजर को ये ऑप्शन रहता है कि आप अपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं। क्योंकि सिंपल सा बात है भाई, कस्टमर को क्या चाहिए, डिस्काउंट। और डिस्काउंट देना है तो सेल्स मैनेजर के पास पावर होना चाहिए। तो सेल्स मैनेजर को ये बोला गया कि भाई मैनेजर साहब आप मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब दायरा। सेल्स मैनेजर चाहे तो 5% भी दे सकता है, 6% भी दे सकता है, 9% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है, मगर वो 12% डिस्काउंट नहीं दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना अलॉट किया गया है, 10%। तो फ्रेमवर्क डिजाइन करना बहुत जरूरी है, मतलब पावर डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं और फ्रेमवर्क नहीं डिसाइड किए हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज और मैनेजेरियल एक्टिविटीज का फ्रेमवर्क क्या होगा, दायरा क्या होगा, जिस दायरे के आप बाहर नहीं जा सकते। जैसे आप जब स्कूल कैंपस में आते हो तो स्कूल बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि छुट्टी ना हो। तो ये एक फ्रेमवर्क है, आपको स्कूल कैंपस में ही रुकना है, और वो भी आपके एक सीमित क्लास में ही, आपके डिफाइंड जो क्लासरूम है वही रहना है। ठीक है। डिजाइनिंग स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ये स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मतलब तो हड्डी होता है, ये इंसान का हड्डी। तो वो नहीं है बाबू, यहाँ पे स्केलेटन कहने का मतलब, जैसे देखो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में 2 मैनेजर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजर काम कर रहे हैं, और ये मैनेजर के अंडर में 3-3 इम्प्लॉय काम कर रहा है, और ये इम्प्लॉय के अंडर में, ये इम्प्लॉय के अंडर में 3 इम्प्लॉय और काम कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, और इस इम्प्लॉय के अंडर में 2 इम्प्लॉय काम कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन है इसको हम कहते हैं स्केलेटन। तो जब आप सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ये जब डिसाइड कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या सीखे? ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, है ना, ड्यूटीज असाइन करते हैं, पावर किसको कितना मिलना चाहिए ये डिसाइड करते हैं, ताकि वर्क स्मूथली कंडक्ट हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। को पता है कि अगर किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो भाई बिजनेस स्टडी के जो एक्सपर्ट है वो बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है वो आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, जो अकाउंट्स के एक्सपर्ट है वो आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट है वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा एक्सपर्टीज। तो उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तभी गोल अचीव हो पाएगा जब वहां पर के जो एम्प्लॉय हैं वो वेल क्वालिफाइड रहेंगे और वेल नॉलेजेबल रहेंगे। और हर काम के लिए, हर काम के लिए, और हर काम के लिए कहीं ना कहीं अलग क्वालिफाइड, अलग क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। जैसे आप परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो क्वालिटी चेक करने का पावर आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फाइनेंस का, फंड मैनेजमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर आपका, आपके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करें तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर आप होने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर काम के लिए अलग क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। और स्टाफिंग यही कहता है कि भाई कोई भी मैनेजर की बात करें तो जब भी वो इम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा तो उसको जो भी टास्क दिया जा रहा है उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग दिया जाए, उसके परफेक्शन, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया जाए। अब हम बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स जानते हैं और मुझे बोल दिया जाए कि अमित सर आप इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, तो देखो खींचने का हम खींच देंगे एक घंटे का क्लास, मगर जो प्रोडक्टिविटी के साथ हम बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हैं उस प्रोडक्टिविटी के साथ हम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते। तो द मैटर इज दैट कि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हर काम के लिए एक स्पेसिफाइड नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है। और स्टाफिंग ये बोलता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम। सही टाइम पे सही बंदे को सही काम दो, एकदम आपका काम स्मूथली कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और देखते हैं कि आपके सिलेबस में भी आप क्या क्या है। देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए दो वर्ड आपको दिख रहा है, रिक्रूटमेंट और दूसरा है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में होता है डिफरेंस।
रिक्रूटमेंट मतलब होता है इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर अप्लाइंग जॉब। जैसे मान लीजिए मेरे कंपनी में 5 पोस्ट खाली है क्लर्क का। हम बोले भाई जो भी बीकॉम क्वालिफाइड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में हम इनवाइट कर रहे हैं कि आइए मेरे यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेगा उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम सेलेक्ट ज़्यादा। अब मान लो 5 पोस्ट है और 5 लोग ही अप्लाई किया, तो पाँचों को सेलेक्ट करना पड़ जाएगा मुझे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर 100 एम्प्लॉय 100 लोग 100 लोग अप्लाई किए, 100 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा क्या होगा कि 100 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो बेस्ट 5 है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट जो है सक्सेसफुल तभी होता है जब ज्यादा से ज्यादा एक लोग अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई तो कर दिए, अब मेरा काम है सिलेक्शन करना, जिसमें से 95 लोगों को 95 लोगों को हम हटाएंगे, इसको कहेंगे सिलेक्शन। तो स्टाफिंग में आपका काम होता है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस मतलब रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इनवाइट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, मगर सिलेक्शन में रिजेक्शन करते हैं। सेलेक्ट कर रहे हैं, तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो यानी कि रिजेक्ट हुए। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस और सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। निगेटिव क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि सिलेक्शन में आप क्या करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, लोगों को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। स्टाफिंग में हम लोग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि भाई अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ना दिया जाए, अगर टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए नहीं सिखाया जाए, तो वो अपने आप को फ्यूचर में मे बी प्रोडक्टिविटी के साथ काम ना कर पाए। तो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है, और ये भी स्टाफिंग का प्रोसेस है। एंड एस्टेब्लिशिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन फ्यूचर। और आने वाले समय में कितने एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, कितने क्लर्क का रिक्वायरमेंट है, कितने सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, कितने सुपरिटेंडेंट का रिक्वायरमेंट है, ये पहले से आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अगर आज हमको पता चल रहा है कि 500 एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है और कल वो होने चाहिए, तो रातों रात आप 500 एम्प्लॉय नहीं ला सकते हैं। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो आने वाले समय में कितने एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, ये स्टाफिंग में पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि अगर जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमको कितने एम्प्लॉय और हायर करने पड़ेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में फाइनली हम आपको क्या बताएं, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करना, सब किसका काम है, स्टाफिंग का काम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। अब देखिए, डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एम्प्लॉय को सिर्फ सेलेक्ट करने से काम नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है ना। और ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अलग होता है। तो अगर कोई नया एम्प्लॉय आया है, जैसे आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आज रिसेंटली ज्वाइन किए, तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। सर, ओरिएंटेशन और इंडक्शन में क्या होगा? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो न्यू एम्प्लॉय आते हैं, उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉय है, उनके साथ इंटरेक्शन कराया जाता है कि भाई ये हमारा एक नया बंदा है, आप लोग, इनका ये नाम है, ये क्वालिफिकेशन है, इस पोस्ट के लिए आए हैं, आपके सामने ये है, आप इसके साथ फैमिलियर हो जाइए। तो पुराने एम्प्लॉय का न्यू एम्प्लॉय के साथ ओरिएंटेशन कराना, और ऑर्गेनाइजेशन में घूम घूम कर बताना कि भाई देखो ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका ये ऑफिस है, यहाँ पर ये काम होता है, स्टाफ यहाँ पे रहते हैं, वर्कर यहाँ पे रहते हैं। मतलब एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक विजिट करवाना, है ना। आपको कोई भी काम है तो आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं, छुट्टी अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, डायरेक्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन कोई जो न्यू एम्प्लॉय आता है उनको डायरेक्ट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एक टूर होता है, जिसमें जिससे होगा क्या कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आया है
और उसको पुरानी एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करा दिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन एक बार विजिट करा दिए, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अपने आप को नया महसूस नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं जो कन्फ्यूज़न होता है नए एम्प्लॉयी के अंदर में वो दूर हो जाता है और जितना अच्छा ओरिएंटेशन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा न्यू एम्प्लॉयी को, ठीक है? तो डायरेक्टिंग में यही सब काम किया जाता है। चलिए देखते हैं और क्या बोल रहा है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी को मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देना, ऑर्डर दीजिए, मोटिवेट करिए, ऑब्जर्विंग सुपरविजन एंड गाइडिंग एम्प्लॉयी, अगर एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा तो ऑब्जर्व करिए, उसके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करिए, ठीक है? कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है या फिर उसको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिल रहा है या फिर काम करने के लिए जो रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो कम्युनिकेट करना एंड हेडिंग एम्प्लॉय टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल, और एम्प्लॉय को इस तरीके से डायरेक्ट करना कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में हेल्प करे। मतलब एक बार ऑर्गेनाइजेशन को समझा देने से, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को समझा देने से काम नहीं बनता है, आपको टाइम टू टाइम डायरेक्ट भी करना पड़ेगा। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना। अब जैसे प्लान आप बना लिए, आप प्लान बनाए कि 100 यूनिट पर डे बनना चाहिए, पर डे जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 70 यूनिट ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। जब आपने प्रैक्टिकली उस काम को करना स्टार्ट किया तो मात्र 70 यूनिट ही बना पा रहे हैं, मगर प्लान तो था 100 यूनिट का। तो ये जो 30 यूनिट का डेविएशन है, इस डेविएशन के रीजन को फाइंड आउट करना, इस इस डेविएशन के रीजन को फाइंड आउट करना और रीजन जो है उसको एलिमिनेट करना, ताकि आने वाले समय में टाइम पे ये चीज प्रोड्यूस हो, 100 यूनिट का प्रोडक्शन रोज हो, जो वेस्टफुल एक्टिविटी हो रहा है, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है, जो इलॉजिकल मूवमेंट हो रहा है, उसको एलिमिनेट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में किया जाता है, कंट्रोलिंग में कंट्रोल करते हैं कि भाई प्लान जो डिसाइड किया गया, जो भी प्लान किया गया है, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इंश्योर वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, प्लान के हिसाब से वर्क को इंश्योर करना। कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना। एनी डेविएशन, किसी भी तरीके का डेविएशन अगर आपको मिलता है, जैसे हम प्लान किए थे 100 यूनिट का और मात्र बन रहा 70 यूनिट, तो 30 यूनिट का जो डेविएशन है, इस डेविएशन को एलिमिनेट करना। आखिर क्या वजह था कि 30 यूनिट कम प्रोड्यूस हुआ, उसके रीजन को फाइंड आउट करिए, उसको एलिमिनेट करिए, ताकि आने वाले समय में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो, ठीक है? ये जो है आपका कंट्रोलिंग का पार्ट है। एंड लास्ट कह रहा है फाइंडिंग आउट डेविएशन, डेफिशिएंसी एंड इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान, और किसी भी तरीके का प्लान बनाने में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या है, कंट्रोल करना कि भाई ये मेक श्योर करना कि जो प्लान हमने बनाया है वो टाइम पे कंप्लीट हो और साथ ही साथ प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चले, डेविएशन नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। थैंक यू सो मच।